Hello and welcome to MMB Autotech इंजीनियरिंग क्लासेस। माई सेल्फ इंजीनियर राहुल वाजपेयी। हम लोग अपनी आज की इस क्लास में सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने अपनी जो पहले के वीडियो में आपके साथ ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच, गियरबॉक्स, स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स और कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है। यदि आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, जहां से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की इस क्लास को, जिसमें हम जानेंगे कि सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स क्या होता है और उसके वर्किंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ये हम आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका परिचय कि सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स होता क्या है। तो दोस्तों, सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स भी जो है कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स की तरह ही होता है। उसका एक एडवांस फॉर्म होता है। इसमें जो आउटपुट शाफ्ट जो होता है उसके जो गियर हैं वो गियर इनपुट शाफ्ट के अपने पार्टनर गियर के साथ पहले से ही मैश रहते हैं, जस्ट लाइक कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हम लोग डॉग क्लच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डॉग क्लच के स्थान पर यहाँ पर एडवांस यूनिट सिंक्रोनाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जब ये कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स के जैसा ही है, इसके गियर भी पहले से इंगेज रहते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स को ही उपयोग क्यों नहीं कर लेते, क्यों सिंक्रोनाइज मैश गियरबॉक्स की तरफ गए। तो आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स होते हैं उसके साथ डबल डी क्लचिंग की आवश्यकता पड़ती है स्पीड सिंक्रोनाइज करने के लिए। डबल डी क्लचिंग क्या होता है कि डबल डी क्लचिंग में आपको क्लच पेडल को 2 बार प्रेस करना पड़ता है ना। आपको जब भी आप गियर चेंज करेंगे तो आप क्लच पेडल को 2 बार प्रेस करेंगे। पहले आप डिसंगेज करेंगे, ठीक है, फिर जो है गियर को न्यूट्रल पे लेके आएंगे, फिर एक्सीलरेटर पेडल को आप जो है या तो दबाएंगे स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर वेट करेंगे आउटपुट शाफ्ट की स्पीड को कम होने का। उसके बाद अपना डिजायर्ड गियर पे आप इंगेज करते हैं। तो ये जो है डबल डी क्लचिंग की प्रोसेस होती है। तो उस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। तो इस टाइम टेकिंग प्रक्रिया जो इसमें जो टाइम जा रहा है, तो उस टाइम को हम लोग सेव करने के लिए, ठीक है, गियर हमारा जल्दी इंगेज हो जाए, इस हेतु हम लोग जो है सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स का उपयोग करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है, इसके कौन कौन से इसमें पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है जो इसकी बनावट है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स की तरह ही होती है। यहाँ पर भी जो जैसे आपको बताया था, जो शाफ्ट होती है 3 तरह की शाफ्ट यहाँ भी इस्तेमाल की जाती है। पहले के जो गियरबॉक्स थे उनकी तरह एक आपका क्लच शाफ्ट होगी, आउटपुट शाफ्ट होगी, इनपुट शाफ्ट होगी, और जो आपकी आउटपुट शाफ्ट होगी उसमें स्प्लाइंस कटे होंगे, खांचे कटे होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो ए है वो क्लच शाफ्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ गियर दिख रहे हैं, बी सी डी ई, ये बी गियर है, सी गियर है, डी गियर है, ई गियर है। तो जो गियर बी है वो क्लच शाफ्ट पर लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्लच गियर कहेंगे। बाकी के आपके सी डी और ई जो है आपके आउटपुट शाफ्ट या मेन शाफ्ट के गियर हैं। और नीचे आपका जो लगा हुआ है ले शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट, ये आपका क्लच शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के पैरेलल होगा। और इस पर जो गियर लगे हुए हैं U1, U2, U3, U4, ये जो है आउटपुट इनपुट शाफ्ट के गियर हैं। और जो U5 है आइडलर गियर, ठीक है। जो ये अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका सिंक्रोनाइजर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर H1, H2, N1, N2, P1, P2 और R1, R2 ये फ्रिक्शनल सरफेसेस हैं। और जो G1 और F2 है, ये जो है इसके ऊपर स्प्रिंग लोडेड रिंग होती है, ठीक है। और आपका सिंक्रोनाइजर यूनिट है, इसके इंटरनल और आउटर टीथ के बारे में बताया गया है। तो अब जानते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसको हम लोग कुछ केसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर डायरेक्ट आप जाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए कुछ पार्ट्स में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप उससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपको जो गियर आपको इंगेज करने हैं, तो कॉलर जो होगा, कॉलर पहले आप जान लीजिए, कॉलर जो होता है, कॉलर सिंक्रोनाइजर यूनिट का पार्ट होता है। तो कॉलर आउटपुट शाफ्ट के ऊपर एक्चुअली मूव करता है और जाके जो उस गियर के आउटर कॉन के साथ फ्रिक्शनली कॉन्टैक्ट बनाएगा। और फ्रिक्शनली कॉन्टैक्ट बनाने से क्या होता है, उनकी स्पीड सेम हो जाती है।
और जैसे ही उनकी स्पीड सेम होती है, दोनों एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं, उसके बाद जो है जो स्प्रिंग लोडेड जो आउटर रिंग होती है वो कॉलर को जो है पुश करती है आगे की तरफ, जिससे जो है कॉलर और आपका जो आउटर व्हील है वो एक साथ लॉक हो जाते हैं और सेम स्पीड पे घूमने लगते हैं और गियर लग जाता है। तो यह है इसकी प्रक्रिया। जो अब इसको हम लोग समझेंगे कुछ डायग्राम और कुछ केसेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो कॉलर है ये सिंक्रोनाइजर यूनिट का पार्ट है, ये है इसका इनर कॉन। और ये आपको दिख रहा है, ये कॉन दिख रहा है, ये गियर का पार्ट है। ठीक है, ये आउटर कॉन है। और शुरुआत में आप देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग है, दोनों ही जो है डिफरेंट स्पीड पे रिवॉल्व हो रहे हैं, इनकी स्पीड अलग अलग है। पर जैसे ही ये जो कॉलर का पार्ट एक्चुअली मूव करेगा अंदर की तरफ, तो इनकी स्पीड जो है दोनों एक दूसरे के फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और इनकी स्पीड जो है सेम हो जाएगी। इसके बाद पार्ट आएगा कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आउटर रिंग है वो कॉलर को पुश करेगी और जो आपका कॉलर है और जो आपका आउटर व्हील है वो एक दूसरे को लॉक कर देंगे। देखिए, अब आगे आपका जो डायग्राम आएगा उसमें कॉलर और गियर शो होंगे आपको, जो दोनों डिफरेंट स्पीड पर रन हो रहे हैं। और कॉलर जो एक्चुअली मूव करेगा गियर व्हील की तरफ, और जो इंटरनल कॉन होगा, ठीक है, जो कॉलर का पार्ट होगा वो आउटर कॉन है गियर के साथ, वो जो फ्रिक्शनली कॉन्टैक्ट करेगा। और जब जैसे ही इनका फ्रिक्शनली इनका संपर्क होगा तो इनकी स्पीड सेम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये कॉलर है, ये आपका आउटपुट शाफ्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका इनर कॉन है, ये गियर व्हील का पार्ट है, ये इसका आउटर कॉन है। जैसे ही कॉलर इधर की तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो इसका जो इनर कॉन है वो इस व्हील के आउटर कॉन के संपर्क में आएगा। और ये देखिए यहाँ पर संपर्क में आ गया है, संपर्क में आते ही इनकी स्पीड सेम हो जाएगी। अब आगे क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, फिर जैसे ही ये दोनों की स्पीड सेम हो गई तो दोनों एक साथ सेम स्पीड पे रिवॉल्व होने लगेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लगी होती है, कॉलर के ऊपर एक स्प्रिंग लोडेड रिंग होती है, वो कॉलर को पुश करती है आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ, जिससे जाके क्या होता है स्मूथली आगे बढ़ जाता है और विदाउट क्लैशिंग जो है आपका कॉलर और गियर लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और सेम स्पीड से लगने जो है घूमने लगते हैं और आपका गियर लग जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पर पहले जैसा आपको मैंने लास्ट फिगर में बताया था कि इधर क्या है कि जो कॉलर का इनर जो आपका वो था, कॉलर का आपका जो इनर कॉन था वो, और जो आपका व्हील का आउटर कॉन था, वो एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आ गए हैं, फ्रिक्शनल कांटेक्ट में आ गए हैं। उसके बाद जो स्प्रिंग लोडेड जो रिंग थी वो कॉलर को उसने पुश किया आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर है, इसने आगे तक पुश किया तो यहाँ पर फिर जो कॉलर व्हील को लॉक कर देता है और दोनों सेम स्पीड से घूमने लगते हैं। यह है सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स का प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको हम लोग फ्लो चार्ट से एक बार आपको और दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लो चार्ट में देखिए, कॉलर एंड व्हील, शुरुआत में क्या है, कॉलर व्हील जो है अलग अलग स्पीड पर रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है, कॉलर मूव्स एक्चुअली टूवर्ड्स द गियर व्हील। फिर इसके बाद क्या होगा, कॉलर जो है गियर व्हील की तरफ एक्चुअली मूव करेगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गियर आपको एंगेज करना है। इसके बाद क्या होगा, कॉलर की जो इंटरनल कॉन है वो व्हील के आउटर कॉन के साथ संपर्क में आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने के बाद क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका स्प्रिंग लोडेड जो आउटर रिंग है वो कॉलर को पुश करेगी आगे की तरफ, जिससे गियर जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होते ही क्या होगा, कॉलर और जो रिंग है दोनों सेम स्पीड से घूमने लगेंगे, और यही आपका प्रिंसिपल होता है सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स का। तो अब हम जानते हैं कि सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स को किन वजहों से कांस्टेंट मैच गियरबॉक्स के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। तो जैसा कि पहले तो वही जो आपको मैंने बताया था कि सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स में आपको डबल डी क्लचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 2 बार
पेडल प्रेस नहीं करना पड़ेगा आपको, क्लच पेडल प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो सिंक्रोनाइजर यूनिट होती है बड़े स्मूथली जो है बिना नॉइस प्रोड्यूस किए, बिना जर्क प्रोड्यूस किए गियर लॉक कर देती है, गियर शिफ्ट कर देती है, टाइम सेविंग होता है इसमें। तो ये है इसके एडवांटेजेस ओवर कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स। सेकेंड है सिंक्रोनाइज जो गियर बॉक्स के कारण उच्च गियर का एंगेजमेंट बहुत इजीली होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉइस कम प्रोड्यूस करता है, कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जैसा मैं आपसे डिस्कशन कर लिया था। एक बात आपको और बतानी दोस्तों इस चीज़ों में कि जो सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स होता है ज़रूरी नहीं है कि उसके हर गियर में सिंक्रोनाइजर यूनिट लगी हो। आज के समय में बहुत सी कंपनीज जो हैं, बहुत सी जो गियर बॉक्स बनाने वाली कंपनियां हैं, कॉस्ट सेविंग करने के लिए, मतलब पैसा कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, केवल टॉप गियर में ही सिंक्रोनाइजर फिट करके दे रहे हैं। बाकी के गियर जो हैं डॉकलेस के थ्रू एंगेज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सी कंपनी दे रही है जिससे कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि सिंक्रोनाइजर यूनिट कॉस्टली होती है। हर गियर में आप लगाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट सेविंग करने के प्रोसेस से जो है बहुत सी कंपनियों की केवल टॉप गियर में लगता है, जिससे टॉप गियर में ही जब आप जो स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ही नॉइस प्रोड्यूस होने के चांस ज़्यादा होते हैं और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को ये आपका जो सिंक्रोनाइजर यूनिट होगी उसको कम कर देगी, ठीक है। तो ये था आपका सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कोई नए डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।